वेस्ट बंगाल। जो पड़ता भले ही ईस्ट में, इसके पास दार्जिलिंग के पहाड़ भी हैं और दीघा के बीच भी, सुंदरबन के जंगल भी हैं और एक ऐसा बॉर्डर भी जो दुनिया का सबसे जटिल माना जाता है। तो आजादी के बाद इस बंगाल के साथ हुआ क्या? आखिर कैसे एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हजारों किलोमीटर दूर थी, उसने बंगाल को पूरी तरह से जकड़ लिया? आखिर कैसे ये देश का लाल किला बना? और फिर कैसे एक सफेद साड़ी वाली औरत ने पूरा किला ही उखाड़ दिया? सब जानेंगे, क्योंकि यह है फुल स्टोरी ऑफ कम्युनिज्म इन वेस्ट बंगाल। तो 1947 में देश आजाद हुआ तो बंगाल के दो टुकड़े हो गए। इंडिया वाला हिस्सा कहलाया वेस्ट बंगाल और पाकिस्तान वाला ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदूज वेस्ट बंगाल आ गए थे, जिससे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग तरह से शेप करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष को वेस्ट बंगाल का पहला प्रीमियर बनाया गया। ये लेकिन एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, क्योंकि इतने बवाल के तुरंत बाद इलेक्शंस करवाना तो पॉसिबल नहीं था। अब इस रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से खाने की शॉर्टेज, रहने की दिक्कत, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सब बहुत बढ़ गई थी। अब इस टाइम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रफुल्ल चंद्र घोष की सरकार को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले हिंदूज की आवाज उठाना शुरू कर दी थी। अब प्रफुल्ल चंद्र के बाद कांग्रेस को एक पॉपुलर नेता को सीएम बनाना था और ये काम दिया गया एक फिजिशियन बिधान चंद्र रॉय को। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में मना कर दिया। लेकिन आखिर सीएम बनने से कोई मना क्यों करेगा? उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन की प्रैक्टिस में एक सीएम की महीने भर की सैलरी से ज्यादा कमा लेता हूँ। लेकिन फाइनली जब महात्मा गांधी ने खुद इंटरवीन किया तब जाके वो माने थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी नहीं थी और इतने बड़े राज्य के सीएम बनने के बावजूद हर सुबह 8 से 10 बजे वो पहले अपने घर पर पेशेंट्स को फ्री में देखते थे और फिर अपने ऑफिस जाते सीएम के तौर पर राज्य को संभालने के लिए। उस जमाने में समझ लो ये इकलौते आदमी थे जो तब के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जवाहर करके बुलाते थे, यानी ही वॉज ऑन द फर्स्ट नेम बेसिस। और 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद फॉर्मली बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर भी यही कहलाए। अब 1950 में ही कोच बिहार, जो कि एक राजघराना हुआ करता था, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, यानी भारत और बाई एक्सटेंशन वेस्ट बंगाल का हिस्सा बन गया। अब याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लाखों रेफ्यूजीज आ गए थे, तो इन रेफ्यूजीज को लेके सबसे मेन दिक्कत ये थी कि इन्हें रखे कहाँ। सब ऐसे ही कलकत्ता में घुस गए थे और अब जबरदस्ती जहाँ खाली जगह दिख रही थी वहीं अपना घर बना ले रहे थे। इन्हें कहा गया जबरदखल, यानी हिंदी में समझ लो जबर मतलब जबरदस्ती और दखल मतलब कब्जा करना। अब ये काम कैसे करता था वो समझो। ये रेफ्यूजीज खाली जगह ढूंढते और रात को 50 से 100 लोग जमा हो जाते और आधी रात को बम्बू, तिरपाल वगैरह लेके जमीन में घुस जाते और जब तक सुबह होती तब तक एक कॉलोनी तैयार। और अगर उस जमीन का मालिक पुलिस बुलाता तो वो अपने बीवी बच्चों को आगे कर देते, जिससे लाठीचार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी ही एक कॉलोनी थी बिजोयगढ़, जिसका लिटरली मतलब है फोर्ट ऑफ विक्ट्री, क्योंकि इन रेफ्यूजीज की ये पहली सक्सेसफुल कॉलोनी थी। ये एक अबैंडन्ड मिलिट्री बैरक हुआ करता था। लेकिन ये बिजोयगढ़ वाली कम्युनिटी बाकियों की तरह नहीं थी। ये एडुकेटेड मिडिल क्लास बंगालीज थे, जैसे टीचर्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ आए थे। इन्होंने अपनी कॉलोनी कमेटी बनाई और खुद ही स्कूल, यहाँ तक कि बिजोयगढ़ कॉलेज भी बनाया, वो भी कुछ ही सालों के अंदर। 1951 के सेंसस के हिसाब से वेस्ट बंगाल में करीब 2 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज आ गए थे और ये इन्फ्लक्स जारी रहा और 1973 तक ये नंबर 60 लाख पार कर गया था। अब बंगाल के सीएम रॉय को कैसे भी और जमीन चाहिए थी, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक ऐसा एरिया जहां जमीन नहीं बल्कि सॉल्ट वाटर मार्शेस थे। अरे दलदल। इंजीनियर्स ने कहा यहाँ सख्त जमीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन रॉय नहीं माने और एक युगोस्लाव कंपनी इन्वेस्ट इंपोर्ट को ये जिम्मेदारी दे दी और सालों तक उस मार्श लैंड से स्लज निकालकर उसमें मिट्टी भरने के बाद तैयार हुई एक प्लान्ड सिटी, जिसे आज हम कहते हैं सॉल्ट लेक। ये अपने आप में उस जमाने का एक मार्वल था।
एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रॉय जब एक जवान डॉक्टर हुआ करते थे तो उन्हें एक लेजेंडरी डॉक्टर सिरकर की बेटी जिसका नाम कल्याणी था उससे प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर सिरकर ने मना कर दिया और पुरानी फिल्मों में जैसा होता है वैसा ही एक डायलॉग चिपका दिया कि उसकी बेटी के डेली का मेकअप का खर्चा उसके महीने के कमाई से ज्यादा है। रॉय का दिल ऐसा टूटा कि उन्होंने जिंदगी भर शादी ना करने की कसम खा ली और सालों बाद जब वो सीएम बने उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के एक अमेरिकन एयरबेस को प्लांट सिटी बना दिया और उसका नाम क्या रखा पता है? कल्याणी। थिंग्स मेन डू इन लव। अब लेकिन वो रेफ्यूजीज जो जबरदखल यानी इलीगल तरीके से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे थे उन्हें कैसे तो रोकना था। तो उसके लिए कांग्रेस सरकार एक बिल लेकर आती है जिससे इन लोगों से जमीन खाली करवा के जमीन के असली मालिकों को दी जा सके और यही कदम कांग्रेस को वेस्ट बंगाल से जड़ से हटा देगा। अब इतना अनपॉपुलर स्टेप कांग्रेस ने आखिर लिया ही क्यों? तो इसका मेन कारण यह था कि पीएम नेहरू ने रॉय को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर हम इन रेफ्यूजीज के लिए बसना बहुत आसान कर देंगे तो इससे ईस्ट पाकिस्तान के और लोग एनकरेज हो जाएंगे यहाँ आने के लिए। और नेहरू इन लोगों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते थे ताकि वो ईस्ट पाकिस्तान में ही रहे। लेकिन रॉय ने जवाब क्या दिया पता है? यू कैनॉट अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रेशर टू अ स्टार्विंग मैन who has seen his village burn। और रॉय को अंदर ही अंदर समझ आ गया था कि ये लोग अब कभी वापस नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस जिन रेफ्यूजीज को जमीन से हटाना चाह रही थी उन्हीं के सपोर्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ने यूसीआरसी बना दिया, यूनाइटेड सेंट्रल रेफ्यूजी काउंसिल, और कहा कि कांग्रेस तुम्हें हटाना चाह रही है ना, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। और उस यूसीआरसी ने बवाल काट दिया, इतना बड़ा बवाल किया कि सरकार को डर के मारे बिल वापस लेना पड़ गया। और इसी के बाद पूरी रेफ्यूजी कम्युनिटी कम्युनिस्ट पार्टी की एकदम वफादार हो गई और यही कारण बना कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल को लाल सलाम का किला बना दिया। और ये लाल किला आइडियोलॉजी से ज्यादा इन रेफ्यूजीज के बम्बू पर खड़ा था। और होना क्या था? वो बंगाल जो एक जमाने में अपने पैसे के लिए जाना जाता था, अपने इंडस्ट्रीज और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए जाना जाता था, वो बाकी के हिंदुस्तान से पीछे छूटता चला गया। अब वेस्ट बंगाल में पहले असेंबली इलेक्शंस हुए। ऑब्वियसली कांग्रेस जीत गई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मेन ऑपोजिशन के तौर पर सामने आई। और यहाँ असेंबली में आते हैं लंदन में पढ़े बैरिस्टर ज्योति बासु। इस असेंबली में चीफ मिनिस्टर रॉय और ज्योति बासु के बीच काफी इंटरेस्टिंग बहस होती थी। रॉय कम्युनिस्ट्स को बॉयज बुलाते थे, जहां दूसरी तरफ बासु और उनके साथी राज्य का बजट लिटरली ये बोलकर फाड़ देते थे कि इस सरकार के पास बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाने के लिए पैसा है लेकिन गांव में ट्यूबवेल डलवाने के लिए नहीं है। लेकिन रॉय ने इनकी बातों पर कभी ज्यादा फोकस किया ही नहीं और अपना कंस्ट्रक्शन जारी रखा। उसमें से काफी कुछ इन सालों में जो सरकार चली थी उसकी देन है। जैसे दुर्गापुर, रॉय ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगवाए। यहाँ आज भी स्टील बहुत बड़े स्केल में बनता है। द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसका काम था दामोदर में आने वाली बाढ़ के पानी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। और जब ऑपोजिशन रॉय को ये बोलकर घेरती कि राज्य के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करे, तो रॉय बोलते मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, स्कीम्स आर द प्रॉब्लम, ब्रिंग अ स्कीम, आई विल फाइंड द मनी। और पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो लिटरली सेंट्रल गवर्नमेंट को बुली करते थे कि पैसे नहीं दिए तो सीधा रिजाइन कर दूंगा। अभी 1950s वाला जो दौर था ना, उसमें बात बात पर कलकत्ता में धरने और प्रोटेस्ट हो जाते थे। जैसे एग्जांपल के लिए 1953 में क्या हुआ कि कोलकाता में जो ट्रैम चलती है ना, उसका भाड़ा बढ़ा दिया गया। और होना क्या था, यूथ, स्टूडेंट्स, वर्कर्स ने बवाल मचा दिया, ट्रैम की पटरियां उखाड़ दी, गाड़ियों में आग लगा दी। अब इतना बवाल हुआ है तो गेस करो भाड़ा कितना बढ़ाया होगा? हंस दोगे, 1 पैसा, लिटरली 1 पैसा, यानी 1 रुपए का जो 100th हिस्सा होता है ना, वो। इस प्रोटेस्ट को कहा गया वॉर ऑफ अ पाइस। और सबसे मजे की बात, सरकार को वो 1 पैसा बढ़ाने वाला डिसीजन भी वापस लेना पड़ा। अब इसी कहानी से आइडिया लगा लो कि उस समय पर किस लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ करते थे। ऐसे ही 1954 में स्कूल टीचर्स ने 10 दिनों तक की स्ट्राइक बुला दी और काम पर जाना बंद कर दिया। लेकिन ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और कई लोगों की जान भी चली गई। ऐसे ही हर प्रोटेस्ट के बाद सरकार को झुकना पड़ता और एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट बढ़ता चला गया। लेकिन ये सरकार एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जिससे इतना ज्यादा बवाल होगा जो किसी ने नहीं सोचा था। तो 23 जनवरी 1956 को बंगाल के तब के सीएम डॉक्टर बीसी रॉय
और बिहार के सीएम एसके सिन्हा एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालते हैं और कहते हैं हम वेस्ट बंगाल और बिहार को एक सिंगल स्टेट में मर्ज कर रहे हैं और इसका नाम होगा पूर्व प्रदेश। वाह, सुनकर ही समझ में आ रहा है कि होने क्या वाला है। रॉय ने आर्गुमेंट दिया कि बंगाल के पास इंडस्ट्रीज है लेकिन मिनरल्स नहीं है, और वहाँ दूसरी तरफ बिहार के पास मिनरल्स तो है जैसे आयरन और कोल, लेकिन ना इंडस्ट्रीज है और ना ही पोर्ट। तो दोनों अगर एक हो जाए तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो जाएगा, कोई हमें रोक ही नहीं पाएगा। सबसे मेन कंसर्न तो ये था कि हिंदी स्पीकिंग बिहारी बंगालियों से ज्यादा हो जाएंगे, जिससे उनकी आइडेंटिटी और लैंग्वेज दोनों खत्म हो जाएगी। तब कम्युनिस्ट ने नारा दिया, लाठी गोली मारबे के बिहारेर संगे जुड़बे के, और ये खबर बंगालियों को एक झटके की तरह लगी। यानी लाठी गोली मारेगा कौन, बिहार के साथ जुड़ेगा कौन। और अब पब्लिक का बैकलैश इतना ज्यादा डरावना था कि पहली बार डॉक्टर रॉय, जो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते, वो लिटरली घबरा गए, दंगे छिड़ गए थे। और उसी समय एक बाई इलेक्शन भी होना था। 1958 आते आते कलकत्ता की वो स्क्वाटर कॉलोनीज थी ना, जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज ने बनाई थी, वो पूरी तरह से फुल हो गई थी। और ये देखते हुए रॉय ने इन्हें रियायत देना किया बंद और इन्हें भगाने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि अब बंगाल कोई रेफ्यूजी नहीं लेगा, और अगर कोई आएगा तो उन्हें डंडा करियाना भेज दिया जाएगा। ये ओडिशा और एमपी के बीच में एक एरिया है जहाँ कुछ नहीं, बस मलेरिया इन्फेस्टेड जंगल्स है। ये रेफ्यूजीज राइस और फिश उगाकर खाने वाले लोग थे। इन्हें इस ड्राई और रॉकी एरिया में भेज दोगे तो ये तो ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन अब फिर से इन्हें बचाने सामने आया लेफ्ट, और सियालदा से डंडक रहने जाने वाली ट्रेन बिल्कुल खाली जाने लगी, क्योंकि लेफ्ट के लोग पटरियों पर लेट जाते और रेफ्यूजीज को छुड़वा लेते। और यही कारण है कि इन रेफ्यूजीज ने अपनी पूरी वफादारी इन कम्युनिस्ट को दे दी। अब ये दशक खत्म होता है एक सीवियर फूड क्राइसिस से, जिसकी वजह से खाने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और बंगाल के गांवों में भूखमरी फैलने लगती है। और यहाँ भी लेफ्ट पब्लिक के साथ खड़ी दिखती है। इन्होंने बनाई प्राइस इंक्रीज एंड फैमाइन रेजिस्टेंस कमेटी और मासेस में अपने लोगों को मोबिलाइज कर दिया। 1 लाख से 3 लाख लोग एक बार में रैली निकालते। इनकी डिमांड फूड फॉर ऑल। अब ऐसी ही एक रैली कलकत्ता के एस्प्लैनेड के पास से जा रही थी कि तभी पुलिस ने होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर ओपन फायर कर दिया। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 80 लोग मारे गए, लेकिन असल में ये नंबर बहुत ज्यादा था। सोच के देखो, खाने जैसी बेसिक चीज की डिमांड करने की वजह से खुद की सरकार ही अपने ही लोगों पर गोली चलवा देती है। पुलिस ने अफरा तफरी में आधी रात को ही चुपचाप कई बॉडीज जला दी, बिना उन लोगों के परिवार वालों को बताए, ताकि ऑफिशियल डेथ का नंबर कम दिखाया जा सके। बंगाल के कई शहरों में आप आज भी शहीद बेड़ी देखेंगे, यानी मार्टियर्स कॉलम्स। उस दिन हर वो गांव जिसने अपना बेटा खोया था, वो कम्युनिस्ट के किले बन गए थे। यानी इन सालों में टीचर्स प्रोटेस्ट हो, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो और स्पेशली राइट टू फूड हो, इनकी वजह से कांग्रेस का सपोर्ट बेस घटता चला गया और कम्युनिस्ट का बेस बढ़ता रहा। लेकिन इस दौरान बीसी रॉय सीएम बने रहे और इतने खून खराबे के बावजूद 1962 के इलेक्शंस में कांग्रेस फिर जीती, क्योंकि बंगाल के गांवों में अभी भी कांग्रेस को गांधी पार्टी के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब जीत का मार्जिन घट गया था और 1962 को अपने ही 80th बर्थडे वाले दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की डेथ हो गई। और इस डेथ के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक बरगद का पेड़ गिरा था, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं हुआ। वो खुद बहुत बड़े थे, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं था और ना ही बंगाल को संभालने के लिए कोई बड़ा लीडर था। अब रॉय के डेथ के बाद प्रफुल्ल चंद्र सेन को बंगाल का सीएम बनाया गया, लेकिन उनमें वो रॉय वाला करिश्मा नहीं था। अब उस समय जो बंगाल का लेफ्ट था वो चाइना को काफी एडमायर करता था, क्योंकि वहां भी तो माओ की ही कम्युनिस्ट सरकार थी और चाइनीज रेवोल्यूशन को लेके काफी एक्साइटेड था बंगाली लेफ्ट। लेकिन 1962 में क्या हुआ, छिड़ गई इंडिया चाइना वॉर और इसी के साथ कांग्रेस पर देश को सुरक्षित ना रख पाने का दाग भी लग गया। और इसी टाइम पर सीपीआई के भी 2 टुकड़े हो गए, एक वो जो ज्यादा अग्रेसिव थे और सोवियत और कांग्रेस दोनों के खिलाफ खुलकर बोलते, वो बने CPI-M, इसमें M मतलब मार्क्सिस्ट, और दूसरे बने रहे CPI। ये थोड़े मॉडरेट थे और प्रो कांग्रेस और प्रो सोवियत यूनियन आइडियोलॉजी रखते। अब जो CPI-M है वो CPI से काफी ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा मासेस से जुड़ा हुआ था। उसने बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को अपने साथ जोड़ा, साथ ही इंडस्ट्रीज में काम करने वाले अपने मजदूरों को भी, स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को भी। अब ये तो हो गई कम्युनिस्ट पार्टी की बात। अब 1962 आते आते प्रफुल्ल चंद्र सेन बंगाल के सबसे हेटेड आदमी में से थे, क्योंकि एक तरफ खाने की शॉर्टेज हो रही थी, वहां दूसरी तरफ राइस मिल के मालिक खाना जमा कर रहे थे। अब इसी बीच बच्चों के पीने के लिए दूध की कमी ना पड़ जाए,
इसलिए सेन ने एक ऑर्डर पास किया, वेस्ट बंगाल मिल्क प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर, जिसने क्या किया पता है? छेना के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया, वो भी पूरी तरह से। अब खुद सोचो, बंगाल जाना ही जाता है अपनी मिठाइयों के लिए। रसगुल्ला, सौंदेश, चमचम, रसमलाई, लैंगचा, छेनार जिलेबी, छेनार गोजा, सब का मेन इंग्रेडिएंट ही छेना है। तो कुछ भी करना था, बंगाली आदमी की मिठाई पर हमला कतई नहीं। अब ये सब चल ही रहा था कि 16 फरवरी 1966 को एक मॉब जो खाने की डिमांड कर रही थी, उस पर पुलिस ने ओपन फायर कर दिया और इसी में एक 15 साल का स्कूल जाने वाला लड़का नूरुल इस्लाम, उसे गोली लग गई और वो मर गया। और होना क्या था, मॉब पागल हो गई। ट्रेन्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेज सब जला दिए। भद्र लोग ने अपनी भद्रता साइड में रख दी थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ये सरकार अपने ईगो में एक स्कूल जाने वाले बच्चे पर भी गोली चलवा देगी। और फिर आया 1967 का विधानसभा चुनाव और इसमें वही हुआ जिसका डर था। पार्टी का किंग मेकर अतुल्य घोष और सिटिंग सीएम प्रफुल्ल सेन दोनों अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस को लिटरली बंगाल से उखाड़ कर फेंक दिया था। अजय मुखर्जी जो एक रेस्पेक्टेड कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने पार्टी को लिटरली 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और बनाई बांग्ला कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ हाथ मिला लिया और बनी बंगाल में पहली लेफ्ट सरकार, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। इस अलायंस में टोटल 14 पार्टीज साथ आई थी और साथ मिलकर बनाया गया 32 पॉइंट का प्रोग्राम, जैसे फूड क्राइसिस को सॉल्व करना, रेफ्यूजीज को घर देना, करप्शन खत्म करना, डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ावा देना, एटसेट्रा। और बांग्ला कांग्रेस के बारे में भी बताया ना, उसी अजय कुमार मुखर्जी को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया और सीपीआईएम के ज्योति बासु को डेप्यूटी सीएम और होम मिनिस्टर की कुर्सी दी गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये सरकार बनाने के लिए 14 पार्टीज साथ में आई थी और जब भी इतनी सारी पार्टियां साथ में आती है तो कबाड़ा ही होता है, कोई किसी भी बात पर अग्री नहीं कर रहा था। अब सबसे बड़ा मुद्दा बना वही खाने वाला, कि खाने की कमी है, क्या करे। ज्योति बासु ठहरे कॉमरेड आदमी, उनका बोलना था सीधा हल्ला बोल, न्यू दिल्ली में बवाल करवाओ कि खाना भेजो, उसके लिए धरने करो, प्रदर्शन करो, मंत्रियों को बोलो हड़ताल करे, एटसेट्रा। अब सीएम साहब इस टाइप के अप्रोच से बचते थे। वो ठहरे सॉफ्ट स्पोकन गांधीवादी आदमी। उन्होंने कांग्रेस सिर्फ इसलिए तोड़ी थी क्योंकि उन्हें कांग्रेस के करप्शन से प्रॉब्लम थी। वहाँ दूसरी तरफ ज्योति बासु लंदन से पड़े हुए, तेज तर्रार और खतरनाक, ऊपर से ठहरे होम मिनिस्टर, यानी पुलिस भी उनके हाथों में थी। प्लस पूरा सीपीआईएम का कैडर उनके इशारे पर चलता था। और बासु का मानना था कि पुलिस को डेमोक्रेटिक काम जैसे धरने प्रदर्शन वगैरह में जरा भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता था कि पुलिस का इस्तेमाल कैपिटलिस्ट लोग काफी लंबे समय से करते आए हैं, मजदूरों को दबाने के लिए। अब इसी रशाकशी में एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो गया। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री के मैनेजर को 48 घंटे यानी 2 दिन तक एक फैक्ट्री में वहां के मजदूरों ने बिना पानी और खाने के घेर कर रखा। अब आप बोलोगे उसने फोन करके पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? हाँ, तो उसने पुलिस को फोन किया था, लेकिन पुलिस भी क्या करे, होम मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, अंदर नहीं जा सकते हैं। सीएम साहब के पास आए दिन डरे हुए बिजनेसमैन का फोन आए कि वर्कर्स ने दंगा कर दिया है साहब, प्लीज हमें बचा लीजिए। लेकिन राज्य का सीएम भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पुलिस तो ज्योति बासु के हाथ में है। अब जहाँ एक तरफ सीपीआईएम कलकत्ता में अपनी पावर के मजे ले रही थी, बोर्जुआजी को मजा चखा रही थी, वहाँ दूसरी तरफ उन्हीं के विचारधारा से निकल गया एक ऐसा रास्ता जो पूरे भारत को आने वाले दशकों तक परेशान करके रख देगा और न जाने कितना खून बहेगा। कभी कभी मुझे लगता है किसी बिजनेस को बड़ा बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है। देखो, जब आप अकेले होते हो तो सब कुछ दिमाग में ही रहता है, कौन क्लाइंट है, किस ब्रांड को रिप्लाई करना है, किसका पेमेंट आना है और प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है, सब याद रहता है। लेकिन जैसे ही टीम बड़ी होने लगती है वैसे ही प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती है। सेल्स टीम अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, अकाउंट्स किसी और सॉफ्टवेयर में है, इन्वेंट्री कहीं और एचआर और अटेंडेंस कहीं और जगह, और धीरे धीरे काम कम और सॉफ्टवेयर ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। और यही जगह है जहाँ ओडू इंटरेस्टिंग बन जाता है। ओडू बेसिकली एक ऑल इन वन बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वेबसाइट और ई कॉमर्स टूल्स है, कस्टमर्स और लीड्स मैनेज करने हैं तो सीआरएम और सेल्स ऐप भी है, इनवॉइस भेजने हैं तो अकाउंटिंग और बिलिंग टूल्स है, प्रोडक्ट्स का स्टॉक ट्रैक करना है तो इन्वेंट्री और वेयरहाउस मैनेजमेंट भी है, रिटेल स्टोर चलाते हो तो पॉइंट ऑफ सेल है, फैक्ट्री चलाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग और परचेज मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज की अटेंडेंस, लीव और हायरिंग मैनेज करनी है तो एचआर एप्स है, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने हैं तो ईमेल और मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स भी है, और अब प्रोजेक्ट्स मैनेज करने हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड
प्रोजेक्ट डैशबोर्ड भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे ऐप्स अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लो किसी कस्टमर ने वेबसाइट से ऑर्डर दे दिया तो सेल्स अपडेट हो जाएगी, इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगा, इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगे। मतलब बार बार सेम डेटा को अलग अलग जगह भरने की जरूरत नहीं है। और शायद इसी वजह से छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े बिजनेसेस तक सब इसे यूज करते हैं, क्योंकि बिजनेसेस ग्रो करने के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ज्यादा काम करना नहीं होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना होता है। और अगर आप भी अपने बिजनेस के डिफरेंट टूल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हो तो ओडू जरूर चेक करना। अब चलिए हमारी कहानी पर वापस लौटते हैं। कलकत्ता से कई किलोमीटर दूर उस जगह जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है, वहाँ है एक गांव जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। यहाँ एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर कुछ किसान नेताओं को अरेस्ट करने गया, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर कर धनुष और बाण से हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। जिसके बाद अगले दिन पुलिस आई और गांव के लोगों पर ओपन फायर कर दिया। इस कांड में 11 लोग मारे गए, जिसमें 8 औरतें और 2 बच्चे थे। ये खबर चाइना के एक रेडियो ने ब्रॉडकास्ट कर दी, जिससे ये मामला तुरंत ही इंटरनेशनल हो गया और कलकत्ता तक खबर पहुंचा दी गई कि नक्सलबाड़ी में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है। और इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहा था एक आदमी, नाम चारू मजुमदार। इसकी सोच काफी हद तक इसके एक्सपीरियंसेस से बनी थी। इसने बंगाल फेमाइन देखा, पार्टीशन के वक्त का खून खराबा देखा और कांग्रेस का राज भी देखा। और वो बाकी किसान नेताओं की तरह अनपढ़ नहीं था, वो अर्बन था, एडुकेटेड था, मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आता था। उसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने काफी इन्फ्लुएंस किया, लेकिन जब 1950s और 60s में कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शंस लड़े तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके हिसाब से ये रेवोल्यूशन कोई इलेक्शन लड़के नहीं आएगा। और इलेक्शन जीतने के बाद CPIM बाबुओं की पार्टी बन गई है। और 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी और इंडिया हार गई, इससे मजुमदार को लगने लगा कि चाइना का रेवोल्यूशन कितना मजबूत था और इंडिया कितना वीक। और 1965 से 67 के बीच सिर्फ 2 सालों में उसने 8 डॉक्यूमेंट्स लिखे, जो समझ लो नक्सलिज्म के फाउंडेशन बने। इनको ओवर सिंप्लीफाई करोगे तो समझ आएगा उसका कहना क्या था। पहला, भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है और आर्म्ड रेबेलियन यानी हथियारों से ही असली रेवोल्यूशन आएगा। और यही कहलाया नक्सलबाड़ी मूवमेंट, जिसके तहत यहाँ के लोग अपने जमींदारों के अगेंस्ट बगावत पर उतर गए और उन्हें सीधा जान से मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम, जहाँ बंगाल के CM अजय मुखर्जी का मानना था कि लॉ ऑफ लैंड यानी कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये आखिर थे तो CPM के ही बागी। इसीलिए होम मिनिस्टर ज्योति बासु कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे अगर पुलिस भेजकर फायरिंग करवा दी तो वो रेवोल्यूशन के गद्दार कहलाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या पता सरकार ही चली जाए। तो बासु ने पहले बीच का रास्ता अपनाया और अपने लोग नेगोशिएशन के लिए भेजे, लेकिन इन नक्सलाइट्स ने उन्हें भगा दिया और कह दिया बासु CPIM के गद्दार हैं। और आखिर में बासु को हार मानकर पुलिस एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने ब्रूट फोर्स यूज करके रिवोल्ट को दबा दिया और इन नक्सलाइट्स ने बासु को एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया, कांग्रेस से भी पहले। चारू मजुमदार ने अपने लोगों और जनता के गुस्से को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब फिर भी नक्सलिज्म यानी इंडियन माओइज्म की शुरुआत खैर हो ही गई थी और यहाँ से पूरे देश में फैलाई। और सबसे पहले इस गाँव से निकलकर कलकत्ता के यूनिवर्सिटीज पर पहुंच गया। कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर हथियार उठा लिए। असली बंदूक जल्दी से मिलती नहीं थी और महंगी भी थी, इसलिए कंट्री मेड पिस्टल्स और राइफल्स बनवाई गई। लेकिन दूसरी तरफ जिस सरकारी तंत्र के खिलाफ ये मुहिम चलाई गई थी वो खुद ब खुद ही बिखरने वाली है। तो 8 महीनों के अंदर ही यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिर गई। इसका इमीडिएट कारण था PC घोष का समर्थन वापस खींच लेना। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और कांग्रेस के सपोर्ट से खुद बंगाल के CM बन गए। अब इस बात से ऑब्वियसली CPIM को बहुत गुस्सा आया और वो सड़कों पर उतर गए और दंगों जैसा माहौल हो गया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया और घोष की सरकार कुछ महीने ही चल पाई। अब 1969 में फिर से इलेक्शंस होने थे और इस बार फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई और फिर से अजय मुखर्जी CM बनते हैं, ज्योति बासु होम मिनिस्टर। और अब तो आपको पता ही है इनका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक था। और इस टर्म में तो हालत और खराब हो गई, क्योंकि इस बार CPIM सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तो बासु और ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ गए थे। जैसे कि एग्जांपल लो, एक म्यूजिक फेस्टिवल में एक भीड़ ने, जो कहा जाता है ज्यादातर CPIM के ही लोग थे, उन्होंने कई औरतों के साथ छेड़छाड़ की और कई गाड़ियों में आग भी लगाई। CM मुखर्जी इस पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठाना चाहते थे, लेकिन होम मिनिस्टर ज्योति बासु ने इस कांड को डाउन प्ले कर दिया। और वही घिसा पिटा डायलॉग, ये सब लेफ्ट को बदनाम करने की साजिश है। जिसके बाद CM मुखर्जी ने लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि माँ बहनों की इज्जत उनकी खुद के ही सरकार में सेफ नहीं है और
रोने तक लगे। ये सब तो खैर चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसा कांड होता है जिसने बंगाल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक सेन फैमिली हुआ करती थी। एक जमाने में ये कांग्रेस सपोर्टर्स हुआ करते थे। इनका घर का नाम था सेन बाड़ी। बंगाल में घर को बाड़ी बोलते हैं। अब एक दिन सीपीआईएम के सपोर्टर्स की भीड़ ने इस सेन बाड़ी को घेर लिया और सेन बाड़ी को आग लगा दी। और इस घर के 2 बेटे प्रणब और मोलोय सेन को इस भीड़ ने उनके घर के आंगन में ही, मैं क्या बताऊं, और उनकी माँ को, पढ़ लेना क्या हुआ था। उनकी माँ इस कांड के बाद लिटरली पागल हो गई और उस दिन के बाद एक शब्द नहीं बोल पाई। इंदिरा गांधी खुद इन्हें सांत्वना देने इनके पास आई थी। इस कांड के बाद बंगाल की राजनीति में खून खराबा और बढ़ गया। दूसरी तरफ नक्सलाइट्स भी पुलिस पर हमला कर रहे थे। ज्योति बासु पुलिस मिनिस्टर थे, लेकिन उन्हें उनकी ही पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी पुलिस सीपीआईएम के लोगों को कहीं भी रोकने जाती, सीपीआईएम के लोग उल्टा पुलिस को ही मारकर भगा देते और वो कुछ नहीं कर सकते थे बदले में। और इसी सबसे परेशान होकर बंगाल के सीएम अजय मुखर्जी राइटर्स बिल्डिंग से पैदल बाहर निकलते हैं और अपने ही होम मिनिस्टर के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। वो अपनी ही सरकार को अनसिविलाइज्ड और बारबेरिक बुलाते हैं, लेकिन बासु टस से मस नहीं हुए और सार्केज्म में बोलते हैं, इट इज अ फ्री कंट्री, एनीवन कैन स्टार्व इफ दे वांट टू, बट द एडमिनिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू। यानी चाहे जो भूखा मरे, सरकार तो ऐसी ही चलेगी। 1970s में वर्कर्स को इतनी खुली छूट मिल गई थी कि पूरे स्टेट में कई 100 फैक्ट्रीज बंद करवा दी गई और दूसरी तरफ नक्सलवादी दिन दहाड़े पुलिस वालों को मारने लग गए थे। और फाइनली सीएम अजय मुखर्जी ने रेजिग्नेशन दे दिया और सरकार गिर गई। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और ज्योति बासु गुस्से से पागल हो गए और कहा, मुखर्जी गद्दार जिन्होंने सेंटर में बैठी कांग्रेस सरकार को वापस से बंगाल की चाबी दे दी है। लेकिन अब शुरू होगी जंग, वो भी असली वाली। – 1971 इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की जंग, जो अल्टीमेटली बांग्लादेश बनता है। और जब तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तब तक पुलिस को फुल पावर था नक्सलवादियों को कंट्रोल करने का। लेकिन 71 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और फिर से वही हाल, सीपीआईएम सबसे ज्यादा सीट जीत जाती है, लेकिन मेजोरिटी नहीं आती है। फिर से अजय मुखर्जी सीएम बनते हैं। फिर मात्र 87 डेज में सरकार गिर जाती है। जहां एक तरफ भयानक खून खराबा हो रहा था, वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश वॉर की वजह से भर भर के रेफ्यूजीज आ रहे थे। दोनों ही चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही थी। अब इस सरकार के गिरने के बाद इंदिरा गांधी खुद पर्सनली बंगाल को कंट्रोल करने लगती है एक प्रॉक्सी के थ्रू। अब लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन सर्च लाइट चलाती है, जिसके तहत वो खोज के स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, आवामी लीग के लोग और हिंदूज को मारना शुरू करती है, जिसकी वजह से बॉर्डर एरियाज जैसे नादिया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार वाले एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि रातों रात बॉर्डर पार से पूरे गांव क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। पूरा बंगाल कुछ ही दिनों में अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये सब तब हो रहा था जब बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। और इसी बीच इन रेफ्यूजी कैंप्स में गंदे पानी और कंटामिनेशन की वजह से कॉलेरा फैलने लगता है। अब ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी बन गया था और जहां कांग्रेस सरकारी मशीनरी चलाने में बिजी थी, सीपीआईएम के लोगों ने जम कर काम किया। कम्युनिटी किचन्स बनाए, खाना बांटा, रेफ्यूजी कैंप्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बातचीत करवाई और ये सब की वजह से फिर से इन रेफ्यूजीज के मन में सीपीआईएम के लिए एक अलग जगह बनने लग गई। वही काम जिसने इनिशियली इस पार्टी को पॉपुलैरिटी दी थी। इसी बीच भारत सरकार ने एक भयानक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्टीपल चेस, जो इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और बंगाल पुलिस ने मिलकर 45 दिन तक चलाया था, जिसका बस एक ही एम था, बंगाल से नक्सलवाद हमेशा के लिए खत्म कर देना। कई नक्सलवादी मारे गए, हजारों अरेस्ट हुए और जो बचे वो स्टेट छोड़कर भाग गए। और इसी ऑपरेशन के आखिरी स्टेज में हुआ था कौसेपुर बरानगर मैसेकर। तो ये एरिया नॉर्थ कैलकाटा में है, जहाँ लोकल कांग्रेस यूथ विंग के लोग और कुछ क्रिमिनल्स पुलिस की हेल्प से लोगों के घर में घुसे और 100 से ज्यादा जवान लोगों को उनके घर से निकालकर या तो गोली मार दी या फिर ये लोग उनके हिसाब से नक्सलवादी थे और इनकी बॉडीज को रिक्शा में भरकर हुगली नदी में, कहा जाता है उस समय नदी तक लाल हो गई थी। लोग एफआईआर लिखवाने पुलिस के पास जाते, लेकिन कोई उनकी बात ही नहीं सुनता। काउंटर टेरर टू एंड टेरर, ये सब इसी फिलॉसफी के तहत काम हो रहा था। और ये सब के बीच कैलकाटा में ही होने वाले बांग्लादेश की सरकार भी तैयार हो रही थी।
कलकत्ता के थिएटर रोड, जिसे अब शेक्सपियर सरनी कहा जाता है, उसके हाउस नंबर 8 में रह रही थी बांग्लादेश की प्रोविजनल गवर्नमेंट। दिसंबर आते आते 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया घुस चुके थे और इसमें मैक्सिमम वेस्ट बंगाल में थे। याद है बीसी रॉय ने जो लैंड रिक्लेम करके सॉल्ट लेक वाला एरिया बनाया था, वो टेंट सिटी बन चुका था। इन कैंप्स में भी कॉलेरा फैल गया और इतनी डेड बॉडीज निकली कि मास ग्रेव्स बनाने पड़े। उसी सॉल्ट लेक में पॉश कॉलोनीज और करोड़ों के घर है और 3 दिसंबर को पाकिस्तान पहला हमला करता है और जंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। लेकिन भारत इतनी तेजी से काम करता है कि 16 दिसंबर को ही ढाका इंडियन आर्मी अपने कब्जे में ले लेती है। फाइनली कलकत्ता के ब्लैकआउट जो एयर रेड से बचने के लिए किए गए थे वो खत्म हो जाते हैं और लोग सड़कों पर सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। सॉल्ट लेक के रेफ्यूजीज को समझ आ गया था कि फाइनली वो अपने घर वापस जा सकते हैं और ये जंग लगे हाथों कांग्रेस को भी एक और मौका दे देती है और शायद ये आखिरी मौका साबित होगा। तो मार्च 1972 को वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कांग्रेस बिल्कुल शानदार जीत दर्ज करती है। बांग्लादेश वॉर और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी की वजह से ये कारनामा हुआ था और सिद्धार्थ शंकर रे बनते हैं चीफ मिनिस्टर। अब इस इलेक्शन में सीपीआईएम के बस 14 सीट्स आए थे और ज्योति बासु ने वोटिंग वाले दिन अपना कैंडिडेचर वापस ही ले लिया था और आज तक कहा जाता है इवन द डेड वोटेड फॉर कांग्रेस इन 1972। और लेफ्ट के नजर में इस इलेक्शन में जमकर गुंडागर्दी और धांधली की गई थी और ये पूरे टेन्योर में लेफ्ट इस सरकार को बॉयकॉट करती है। अब यहाँ सीएम सिद्धार्थ शंकर रे थे कौन वो समझो। बाय नेचर वो काफी सोफिस्टिकेटेड थे, क्रिकेट से प्यार था, फाइन सूट्स का बड़ा शौक था, लेकिन इन्होंने ही बंगाल का सबसे ब्रूटल पुलिस स्टेट चलाया। इनके मेन 2 काम थे, नक्सलवादियों को जड़ से खत्म करना और इंदिरा गांधी की नेशनल इमरजेंसी को ड्राफ्ट करना। इमरजेंसी पर बाद में आएंगे, लेकिन इन्होंने बंगाल में नक्सलवाद को कैसे खत्म किया वो समझो। वो इन्हीं की पॉलिसी थी, काउंटर टेरर टू एंड टेरर वाली। अगर कोई नक्सलवादी किसी पुलिस वाले को मारता तो इन्होंने हर एरिया में एक पुलिस रेजिस्टेंस ग्रुप बनाया था, वो हर नक्सलवादी को ढूंढ कर मारते। अब एक और प्रॉब्लम थी कि अगर इन नक्सलवादियों को अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो डर के मारे इनके खिलाफ कोई बयान ही नहीं देता था और सबूतों के अभाव में ये छूट जाते थे। तो इन्होंने पुलिस को कहा कि इन्हें जब पकड़ो तो जेल में ले जाने के बहाने किसी सुनसान जगह पर ले जाओ और इनका एनकाउंटर कर दो और कह देना कि ये कहीं भाग रहे थे। सुना सुना लग रहा है ना। खैर, यहाँ तक कि इस पूरे मूवमेंट के फाउंडर चारू मजुमदार को भी कलकत्ता पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। वो अलग बात है कि इसका ऑफिशियल रीजन हार्ट अटैक बताया गया। कलकत्ता पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की लाल बाजार वाली चौकी ऐसे कामों के लिए फेमस थी। पुलिस अलग अलग तरह के टॉर्चर टेक्निक्स यूज करने लग गई थी, स्पेशली लेफ्ट से जुड़े लोगों के अगेंस्ट। अब आ जाओ इमरजेंसी पर। तो देश भर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जाकर देखना जरूर। पर इसका आइडिया किसका था वो पता है? सिद्धार्थ शंकर रे ने। सिद्धार्थ शंकर रे वेस्ट बंगाल के सीएम ही इस पूरे इमरजेंसी के लीगल दिमाग थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया था तो रे ने ही गांधी को कहा था, मैडम यू कैन इम्पोज एन इंटरनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। यहाँ तक कि रे ने इस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन वाला कागज खुद तैयार किया था और इंदिरा गांधी के साथ खुद प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास गए थे और पेपर पर साइन करवाया था। और एक बार जब इमरजेंसी लग गई फिर रे ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वो बंगाल के बेताज बादशाह बन गए थे और हजारों अपोजिशन लीडर्स को जेल में डलवा दिया था। हाँ, ऐसा नहीं है रे ने सारे ही काम खराब किए थे, कुछ अच्छा भी तो किया ही होगा। जैसे उस समय मास कॉपिंग होती थी और बच्चे चीटिंग करना अपना राइट समझते थे और अगर कोई इन्विजिलेटर उन्हें चीटिंग करने से रोकता तो वो सीधा उसके पेट में चाकू मार देते। व्हाट? ऐसी ही चीजों को रोकने के लिए रे ने काफी स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए और एग्जाम हॉल में पुलिस बैठा दी, जिससे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की डिग्री की इज्जत बच गई। इन्होंने ही देश की पहली मेट्रो कलकत्ता मेट्रो का भी काम शुरू करवाया और हुगली के पार दूसरा ब्रिज का काम भी शुरू करवाया। इसे विद्यासागर सेतु बोलते हैं। हाँ, ये कंप्लीट बहुत बाद में हुआ जब लेफ्ट की सरकार होती थी, लेकिन ऐसा खतरनाक पावर कब तक ही एंजॉय कर लोगे। रे ने खुद की ही सरकार के अगेंस्ट एक जुडिशियल कमीशन बैठा दिया, वांचू कमीशन, जिसकी वजह से रे के खुद के ही कई मंत्री करप्शन के चार्जेस में फंस गए। बंगाल की कांग्रेस पार्टी में हंगामा मच गया। कांग्रेस खुद ही को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब जब 1977 में इमरजेंसी हटी तो रे को लगा कि जब नए इलेक्शंस होंगे तो वो जीत जाएंगे, लेकिन वो गलत थे, बहुत ज्यादा गलत। कांग्रेस का बंगाल से सफाया हो, यहाँ तक कि सिद्धार्थ शंकर रे अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाए और लेफ्ट फुल मेजॉरिटी में आ गई। बंगाल के लोगों ने सिर्फ बदलाव के लिए वोट नहीं किया था, बल्कि बदले के लिए वोट किया था। बदला
पुलिस टॉर्चर से, जेल किलिंग से और यूथ कांग्रेस के लोगों के अकड़ से, इस सब के खिलाफ किया गया था ये वोट। इन इलेक्शंस ने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए असल में बदल कर रख दिया। यहाँ तक कि सीपीएम के नेता खुद इस रिजल्ट से शॉक थे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं लगा था कि इतनी सारी सीट्स आ जाएंगी। पार्टी के चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कहीं सेलिब्रेट करते हुए नहीं दिखे, बल्कि अगले दिन धनिया पत्ता और हरी मिर्च खरीद रहे थे सब्जी मंडी से। जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, चिंतित क्यों लग रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा, The people have given us too much power. It will be difficult to manage their expectations. खैर जो भी हो, ज्योति बासु को फाइनली मुख्यमंत्री बना दिया गया और वही ज्योति बासु उस राइटर्स बिल्डिंग में एज सीएम जाते हैं, जहाँ के पुलिस वाले और ब्यूरोक्रेट्स एक लंबे समय से उन्हीं के लोगों को ढूंढ कर मार रहे थे। सब डरे हुए थे कि अब उनसे बदला लिया जाएगा, लेकिन बासु जाते ही ऐलान कर देते हैं, वी विल नॉट टेक रिवेंज, वी आर हियर टू वर्क। हम यहाँ बदला लेने नहीं आए, हम यहाँ काम करने आए। और इसी तर्ज पे उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर भी नहीं बदला, जो जनरली सरकार बदलने पर सब बदलते हैं। और इससे ब्यूरोक्रेसी का भरोसा सरकार पर काफी बढ़ गया और इतनी बड़ी मेजोरिटी की वजह से सरकार काफी स्टेबल थी। और सरकार में आते ही इन्होंने कांग्रेस की गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया। जैसे सीपीआईएम का मानना था कि कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि इसने बंगाल के गांवों को इग्नोर किया था, तो सबसे पहले इसी एरिया में काम शुरू हुआ। शेयर क्रॉपर्स यानी वो लोग जो किसी जमींदार के लिए काम करते थे, यानी मजदूरी उनकी, लेकिन 50 से 60% अनाज जमींदार का, क्योंकि पूरा गांव ही जमींदार का था और इन किसानों को कभी भी काम से निकाला जा सकता था। तो सरकार बनते ही लोगों को उनका हक देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिससे इन लोगों को सिक्योरिटी मिले और इन्हें इनके हक का अनाज तो मिले ही मिले। अब इन अनपढ़ किसानों को कोर्ट के धक्के लगवाने के बजाय बासु ने अपने ऑफिसर्स को ही गांव में भेज दिया। ये ऑफिसर्स गांव में कैंप लगाकर रहते और शाम को जब सारे किसान खेती कर लौटते तो उनके साथ जमीन पर बैठकर सबका रजिस्ट्रेशन करवाते। इस ऑपरेशन के कुछ ही सालों में 12 लाख से ज्यादा किसानों को रजिस्टर कर लिया गया था। अब इनको इनकी जमीन से कोई नहीं निकाल सकता था। खुद सोच के देखो, ये 12 लाख परिवार सीपीआईएम के कितने लॉयल हो गए होंगे और इसीलिए ये कहलाए वोट बैंक ऑफ स्टील फॉर सीपीआईएम। वहाँ दूसरी तरफ इस सरकार ने एक और काम किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत बनवाई और अब पूरे राज्य में पंचायत इलेक्शंस हुए और इन्हें अच्छे खासे पावर्स दिए गए। और यही वो समय था जब पार्टी ऑफिस कल्चर भी शुरू हुआ, जिसके तहत बंगाल के हर एरिया में एक सीपीआईएम का पार्टी ऑफिस होता, जो समझ लो कोर्ट भी था, पुलिस थाना भी और मैरिज ब्यूरो भी। बिना पार्टी दादा जो उस एरिया का सीपीआईएम हेड होता के परमिशन के एक पत्ता नहीं हिल सकता था। सीपीआईएम ने स्टेट से लेकर लोकल बॉडीज तक अपनी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत कर ली थी और इस सब के मास्टरमाइंड थे ज्योति बासु, जो समय आने पर ना सिर्फ स्टेट मशीनरी को कमांड करते थे बल्कि अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ भी बोल देते थे। लेकिन ये बात जन्मों से चली आ रही है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो याद है कैसे कई कम्युनिटीज ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ आई थी और उन्हें कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश के डंडक रहने भेज दिया गया था। उन्हीं में से एक थी नाम सुद्र, जो एक दलित रेफ्यूजी कम्युनिटी थी। और जब उन्होंने सुना कि बंगाल में लेफ्ट की सरकार आ गई है तो उन्हें लगा कि फाइनली अब समय आ गया है कि वो वापस बंगाल जा सकते हैं। तो करीब 40,000 रेफ्यूजीज वापस आ गए और मरीच झापी बोल के सुंदरबन वाले इलाके में एक आइलैंड है, उस पर जाकर बस गए। इनिशियली सरकार को लगा कि ठीक है, उस जमीन को रेफ्यूजीज के लिए अलॉट कर देते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्हें फॉरेस्ट खराब होने और संसाधनों के डिप्लीशन की टेंशन होने लग गई। तो सरकार ने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि ये सब सेटलमेंट वगैरह इलीगल है और ये सारे रेफ्यूजीज को भगाओ यहाँ से। ज्योति बासु ने ऐलान कर दिया कि ये लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। पुलिस ने बहुत सारी नाव ली और इस आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया और इनका खाना पीना सब बंद कर दिया। और पुलिस के साथ साथ सीपीआईएम के लोगों ने इस आइलैंड पर धावा बोल दिया और कत्लेआम मचा दिया। कई 100 लोगों को मार दिया और नदी में फेंक दिया। किसी भी जर्नलिस्ट को उस एरिया में भटकना भी अलाउड नहीं था। बाकी बचे रेफ्यूजीज को वापस डंडक रहने भागना पड़ा। और जहां ये सरकार एक तरफ गांवों के लिए पॉलिसीज बना रही थी, वहां दूसरी तरफ शहर जैसे कलकत्ता मर रहा था। पावर प्लांट्स की ढंग से मेंटेनेंस नहीं हो रही थी और सीपीआईएम के लेबर यूनियंस ने आतंक मचाया हुआ था। बिजली दिन में 8 से 10 घंटों तक नहीं आती थी और होना क्या था, इंडस्ट्रीज बंगाल से भागना शुरू हो गई, जिसे कहा गया द ग्रेट फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अब देखते देखते 1982 के इलेक्शंस आ जाते हैं। लेफ्ट ने अपने पहले 5 साल कंप्लीट कर लिए थे और ओवरऑल एक लंबे समय के बाद बंगाल के लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। लेकिन इस इलेक्शन के ठीक पहले सीपीआईएम कितनी खतरनाक पार्टी थी, उसका इंट्रोडक्शन भी पब्लिक को दे दिया था।
30 अप्रैल 1982 कुछ आनंद मार्गी साधु और नन्स साउथ कैलकाटा में बिजो सेतु के पास कहीं जा रहे थे। अब सीपीआईएम के लोगों को ये आनंद मार्गी बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उन्हें बच्चा चोर और जासूस बुलाते थे। अब एक सीपीआईएम के वर्कर्स के झुंड ने इन आनंद मार्गियों को घेर लिया और इन्हें गाड़ियों से बाहर निकालकर और बेरहमी से मारता है और जिंदा और इतना बड़ा कांड हो जाने के बावजूद बंगाल की सीपीआईएम सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। और ये सारे बंगालियों के लिए मैसेज था कि अगर आप सीपीआईएम पार्टी के विचारधारा के अगेंस्ट है तो बंगाल की सरकार भी आपके साथ नहीं है। अब इलेक्शंस होते हैं और सीपीआईएम दोबारा फुल मेजोरिटी में पावर में आती है। और जहां पहला टर्म बंदूक की गोली और खून खराबे से भरा था, वहां सेकंड टर्म बंगाल में रस्ट और साइलेंस का था। स्पेशली इंडस्ट्रीज और एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जैसे इस टर्म का सबसे बड़ा और घातक डिसीजन था कि बच्चों के एजुकेशन से इंग्लिश को हटा दिया जाए और क्लास 5 तक कोई फेल नहीं होगा। अब इस डिसीजन का असर तुरंत तो नहीं दिखा, लेकिन थोड़े साल बीत जाने के बाद पता चला कितना बड़ा कबाड़ा हो गया है। बंगाल के बच्चे नेशनल एग्जाम्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज सब में पिछड़ने लगे, क्योंकि स्कूल में इन्होंने इंग्लिश पढ़ी नहीं थी और इन एग्जाम्स में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी कि पार्टी के बड़े लीडर्स अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल्स में ही पढ़ाते थे, जैसे साउथ पॉइंट, सेंट जेवियर्स और ला मार्टिनेर। सारे एलीट लेफ्टिस्ट जहाँ स्टेज पर इंग्लिश भाषा को गाली देते, वो घर आने के बाद अपने बच्चों के लिए इन इंग्लिश स्कूल्स में एडमिशन दिलवाने के लिए फोन लगा रहे होते थे। और क्लास 5 तक कोई फेल नहीं होगा, उस डिसीजन की वजह से क्लास 6 तक बच्चे बिना कुछ सीखे पहुंच जा रहे थे। अपना नाम तक नहीं लिख पा रहे थे बच्चे। यानी इस डिसीजन ने आने वाले कई दशकों तक बंगाली बच्चों से उनका कॉन्फिडेंस और नौकरियां दोनों दूर रखी। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज का बैंड बजा रही थी सरकार। CITU यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जो सीपीआईएम का लेबर विंग था, वो कई मायनों में बंगाल के मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल हो गया था। आप कई बार सुनोगे यूनियंस डिस्ट्रॉयड बंगाल, लेकिन सिर्फ ये लाइन सुनने से बात की गंभीरता समझ में नहीं आती है। ये लोग सिर्फ स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, ये जंग में कैसे फोर्ट को घेर लिया जाता है और बंधक बना लिया जाता है, वैसा ही काम ये फैक्ट्रीज के साथ कर रहे थे। जो भी फैक्ट्री मैनेजर डिसिप्लिन या फिर पंक्चुअलिटी लाने की कोशिश करता, उसके ऑफिस को घेर लिया जाता और समझ लो बात उसकी जान पर आ जाती। मतलब कुछ भी होता था, बाहर भीड़ लग जाती थी और नारे लगने चालू हो जाते थे, चौल बेना, यानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ। NR डोंगरे जो जय इंजीनियरिंग वर्क्स की फैक्ट्री में एग्जीक्यूटिव थे, ये वही कंपनी है जो उषा फैंस बनाती है। अब उनके वर्कर्स ने घेर लिया और कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। अब डोंगरे सैलरी बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने रातों रात फैक्ट्री के सारे कागज एक ट्रक में लोड किए और ट्रक को फुल स्पीड में फैक्ट्री के गेट में ठोक दिया, जिससे गेट टूट गया और वो ट्रक वो ड्राइव करके सीधा दिल्ली ऑफिस ले गए। कंपनी के मालिक इस काम से इतने इंप्रेस हुए कि डोंगरे को पार्टनर बना लिया और बंगाल वाली फैक्ट्री बंद करके कहीं और लगा ली। एक और देश का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप बिरला ग्रुप भी कलकत्ता में ही रहता था, लेकिन वो भी सरकार और इस गुंडागर्दी से परेशान हो गए थे। बिरला खुद सीएम बासु से कई बार मिले, लेकिन बासु ने कहा कि आप लोग इन वर्कर्स के लिए क्लास एनिमी हैं, मैं कैसे पुलिस को बोल के इनको कंट्रोल करवाऊं। और होना क्या था, बिरला ने चुपचाप बंगाल का काम किया बंद और सारी फैक्ट्रीज उठाकर महाराष्ट्र और गुजरात ले गए, यहाँ तक कि अपना घर भी मुंबई में ही बना लिया। मतलब हालत इतनी बुरी थी कि कंपनी में प्रमोशन किसको मिलेगा ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये डिसीजन लेबर यूनियन और सीपीआईएम के गुंडे ले रहे थे। 80s खत्म होते होते बंगाल में फैक्ट्रियां भी खत्म हो गई थी और वो वर्कर्स जो इन फैक्ट्रियों को हल्ला गुल्ला करके बंद करवाते, वो अगले ही दिन इन फैक्ट्री के गेट के बाहर सब्जी बेचते हुए मिलते हैं। मतलब इनका दिमाग इतना खराब था कि जब राजीव गांधी ने इंडिया में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करवाए, तो सीपीआईएम और उनके लोगों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया कि इससे नौकरियां चली जाएंगी। सीपीआईएम के लोग बैंक्स और ऑफिस में जाकर कंप्यूटर्स तोड़ने लगे और होना क्या था, आईटी इंडस्ट्री की रेस में बंगाल कहीं था ही नहीं और सारा प्रोग्रेस बैंगलोर और हैदराबाद जैसी जगहों पर चला गया, क्योंकि कैलकाटा ने तो पहले ही नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया था। लेकिन इसी सब के बीच एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जो बंगाल की राजनीति को बिल्कुल पलट कर रख देगी। और सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में पूरे बंगाल पर एक समय ऐसा आएगा जब एक छत्र राज करेगी। And this is a very serious matter, sir. And I think, sir, everybody should cooperate. ममता बनर्जी AKA दीदी। और कांग्रेस पार्टी আমাকে সব বলবেন না, জান আপনারা দিল্লির নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করো। लेकिन दीदी का राइज और उनका राज अगले वीडियो में समझेंगे। और हाँ, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि अगला पार्ट जल्द से जल्द आ जाए। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसका रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग सब कुछ बहुत इंटेंसिव होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कर लेना। और आपका कोई सजेशन, फीडबैक या अप्रिसिएशन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।